हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम पर। रादर कहा जाए कि रोज़ी-रोटी के ऊपर। दोस्तों, हमेशा की तरह रोज़ी-रोटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं आपके वो विषय जो रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं रोज़ आपकी पॉकेट को भी इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी रसोई को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा कभी-कभार जब आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आजकल तो बहुत सारे डोमेन्स, टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बैंक में रखें। स्टॉक मार्केट्स हैं, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है, उसके ऊपर भी हमने एक एपिसोड किया था और जल्दी ही अगला एपिसोड भी उसके ऊपर आएगा। और भी कई जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं, लोग सोने में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी श्योरिटी के लिए, कहीं न कहीं पूरी दुनिया में किया जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं जिसका नाता या जिसका रिश्ता आपकी डेली इन्वेस्टमेंट के साथ में है और वो टॉपिक है ख़ास तौर से अभी जो घटा है, पेटीएम का जो आईपीओ आया था और उसके बाद जो उसकी लिस्टिंग प्राइस आई है और जो जिस पे वो बेचा गया है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो पहले ही दिन उसके अंदर 27% का एक हमारे इन्वेस्टर्स को लग गया फटका और अच्छा खासा जेब को लगा झटका। और अभी तो सुबह फिर थोड़ा-सा डाउन था, अभी इस समय लेटेस्ट मैं देख नहीं पाया जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि अभी हालात क्या हैं, लेकिन फिलहाल वो माइनस में ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे पास जो हमारे अर्थशास्त्री मित्र हैं और बहुत बड़े जानकार हैं अर्थव्यवस्था के, वो हैं हमारे नयन पारिक भाई। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। कैसे हैं आपके? उम्मीद है बिल्कुल, अहमदाबाद में परिस्थितियाँ अच्छी हैं, कोविड वगैरह से अब सब कुछ थोड़ा बहुत रिकवरी अहमदाबाद हो में रही है। बिल्कुल वो जो डर था कि एकदम से कोविड हावी हो जाएगा वो नहीं है, तो एक वो अच्छी बात है। जितना डर था उतना मेरे ख्याल से एक बीच में 20,000 केसेस हो गए थे, पर उसके बाद थोड़ा सा राहत है। और लोग लग रहा था कि दिवाली में थोड़ा सा जो लोग बिना मास्क के और बिना झिझक के और बिना डर के एक दूसरे से गले मिले थे, उसके कारण शायद थोड़ा सा अ, डर था। पर मेरे ख्याल से जो फ्रांस में है, अमेरिका में है, उसके कंपैरिजन में वी आर मच मोर ब्लेस्ड आई थिंक। भगवान की कृपा है और अच्छा चल रहा है। जी, बिल्कुल कृपा बनी रहे भगवान की और वो डर दूर हो। और आपको एक डर और दूर करना है अभी। हमारे जो दर्शक हैं ना, वो जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं बहुत सारे आईपीओज़ में और अब एक नई प्रथा भी आ गई है जो ख़ास तौर से जिसे क्या कहते हैं ना कि नए किस्म के आईपीओज़ जो हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे जो कंपनियाँ हैं, जो बेसिकली फ़ायदे में तो नहीं हैं लेकिन वो शायद अपनी वैल्यूएशन ऐसे जैसे-तैसे करवा लेते हैं और उसके लिए पता नहीं कितने तरीकों के वो क्या कहते हैं ना मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। मैं तो नाम भी नहीं इतने जानता लेकिन कई किस्म की मेथोडोलॉजी यूज़ होती है जिसके द्वारा ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है कि हमारा वैल्यूएशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई यूनिकॉर्न में चले जाते हैं, कोई किस में चले जाते हैं। तो पेटीएम के साथ जो हुआ उसने काफ़ी लोगों के यकीन को झकझोर कर रख दिया है और वो सोच रहे हैं कि जो आने वाले जो टेक्नोलॉजी इश्यूज़ होंगे, जो कंपनियाँ तो सारी लॉसेस में हैं, तो क्या उन्हें ये मॉडल अपनाना चाहिए कि एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप 8-10 साल का वेट करेंगे और मेरे ख्याल से एक कंपनी शायद मैक्वायर है, पता नहीं क्या है, उसने कहा कि हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 30 में शायद पेटीएम ब्रेक इवन कर जाए, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो क्या लोग इस आसरे पर बाकी जो आईपीओज़ आने वाले हैं इसी किस्म के, तो कहीं एक गलत ट्रेंड तो नहीं स्थापित हो रहा है? सर, आपकी इसके ऊपर जो समीक्षा है बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शक, हमारे इन्वेस्टर बहुत डरे हुए हैं। अभी तक हम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते थे और उसी बेस पे आईपीओज़ आते थे। लेकिन लॉस मेकिंग आईपीओज़ आ रहे हैं, सारे टेक्नोलॉजी जो सो कॉल्ड अपने आप को जायंट कहते हैं। ये सर बताइए क्या हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर? आपकी बिल्कुल बात सही है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ समय बदल रहा है। पहले जी, तो ये हम लोग मानते थे कि भाई सेबी के द्वारा प्रमाणित जो प्रोस्पेक्टस निकलते हैं उसके थ्रू आईपीओ आते हैं, और उसमें सेबी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और जो हमारे मर्चेंट बैंकर हैं जी। वो सब तहकीकात बरतते होंगे, और उसके कारण जो प्राइस पे हम लोगों को जो आईपीओ मिलता होगा वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ऐसी एक मान्यता हमारे सबके मन में थी कि जी, भाई आईपीओ आया है तो सही है,
और लोग आईपीओ में यही एक फिक्र रखते थे अपने मन में कि मुझे लगेगा कि नहीं। तो क्या है, आईपीओ में आप जानते हैं कि कभी 25 टाइम ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है, 50 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, 100 के ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन के इस साल में केसेस हुए हैं। तो इसीलिए वो एक लॉटरी सा हो गया। तो क्या लोग जी, मानते हैं कि भाई ये लॉटरी है, लग गई तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो जो जी, भी एक मेन इसमें लोगों के मन में अनसर्टनिटी थी, लोगों के मन में जो दुविधा थी, वो ये थी कि मुझे लगेगा कि नहीं। पर लगेगा उसके बाद ये लॉटरी है, उसमें कोई लोगों के मन में ज्यादा डाउट नहीं था कि लग जी, गया तो बस भगवान को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा और जैसे बेचूंगा ऐसे मुझे अपना रिटर्न मिल जाएगा। ये समय बदल रहे हैं। और आपने सही कहा कि हम जो रोजी रोटी के हमारे दर्शक हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप इसको लॉटरी मत समझिए कि जी, आपको ये यदि लग गया तो आपका मतलब एक फाइनेंशियल गोल खत्म हुआ, वो नहीं है। उसको वो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उसकी तरह देखना है कि भाई ये यदि आईपीओ में आपको लग भी गया तो उसमें क्या आपको मिलना है या नहीं मिलना है। जी, तो 21 का जो हमारा इस साल है उसको आईपीओ के लिए बेस्ट ईयर माना जाता है अभी। और उसमें जो है वो 51 आईपीओ अब तक आए हैं जी, और उसमें से 38 है वो करीब अबोव जो भी उन्होंने प्राइस पे ऑफर किया था उसके है। पर सामने मैं बता दूं कि 13-15 के करीब ऐसे हैं, विच मीन्स अबाउट 30%, जिसमें कि जो प्राइस पे उन्होंने ऑफर की थी उससे जी, बिलो लिस्ट हुए हैं जी, 30%। तो ये समझिए कि ये लॉटरी लग भी गई आपको तो ये लॉटरी में आपको 30% चांस है कि आपके पैसे कम हो जाएंगे जी, और लिस्टिंग पे आपके जो भी भाव खुलेंगे वो आपने जो पे किया है उससे भी कम जी, होने की संभावना है 30% केस में। इसीलिए जी, इसको ये एक बहुत महत्व की बात है और समझिए। और इस साल को फिर भी सबसे बेहतर साल माना जाता है। तो 30% का समझिए कि जो 70% ऊपर लिस्ट हुए हैं उसके कारण जो गेन हुआ है उससे 21 के साल को बेस्ट ईयर फॉर आईपीओ माना जाता है और इतने आईपीओ आए भी है। इनफैक्ट आपने जैसे कहा वो कंपनी का आईपीओ तो सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसीलिए उसमें नुकसान होना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि एक पहले नहीं हुआ है। इनफैक्ट सर आपको एक मैं बताऊं कि इससे ज्यादा जैसे वो सूर्योदया है उसमें हाँ, कहीं 43% बिलो लिस्ट हुआ था। बाकी के एक बायोटेक है कंपनी उसमें 28% बिलो लिस्ट हुआ था। कार्टेक में आपका 30% बिलो लिस्ट हुआ था। तो ऐसे 30, 35, 40, 45% तक बिलो लिस्ट होने के उदाहरण मौजूद है इस साल में अपनी नजर के सामने अभी। तो इसीलिए मानना कि जो भी आईपीओ आप भरे उसमें जैसे आपको लगे तो आपको फायदा हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो पहले तो वो मन में बिठा लीजिए कि आप जो भी आईपीओ आते हैं उसमें अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करिए। ये मत मानिए एक कि इस टर्मिनोलॉजी सेबी आ रही है द्वारा नयन भाई, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है आजकल, डिसरप्टर हैज बीन डिसरप्टेड। बिल्कुल सही बात है, सही बात जी, अब है। पेटीएम तो सबसे बड़ा डिसरप्टर था सर। बिल्कुल सही बात है। और पेटीएम का यदि बात करें तो पेटीएम में मैं समझ रहा हूँ कि जो 18,000 करोड़ का उनका आईपीओ आया उसमें एक दो कारण जो मैं समझता हूँ कि उसको बिलो लिस्ट होने के लिए मेन जवाबदार है। एक तो ये कि इसका जो लिस्ट मतलब सब्सक्रिप्शन है पहले 2 दिनों का ही आप देख लें तो लोगों का इंटरेस्ट शुरू से कम है। तीसरे दिन पे आपके टवर्ड्स द एंड ऑफ क्लोजिंग ये कहीं 2 टाइम्स भी ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। उसके दो कारण थे, एक तो ये बड़ा इशू था पर साथ में लोगों का इंटरेस्ट भी कम था इवन फर्स्ट। तो मैं ये जी, कहता हूँ कि हमारे जो भी दर्शक है वो पहले 1-2 दिन का देखते रहे कि भाई क्या सब्सक्रिप्शन आता है, फिर जाके डालिए थर्ड डे पे। वैसे भी आपके चांसेस लॉटरी के ही है, कहीं कहीं तो 100 में से एक आदमी को मिलता है, कहीं में आपके जैसे मिल गया ऊपर से आसानी से जो मिलता है तो समझिए लॉटरी नहीं है, फिर मुश्किल है। तो जी, इनका तो है कि एक कि भाई 2 टाइम भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, जो कि हमारे यहाँ अभी 100 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन के इतिहास में ये एक थोड़ा सा डैम्पनर था। डिसरप्टर वॉज डिसरप्टेड जैसे आपने कहा इन ओवर सब्सक्रिप्शन कि सब्सक्रिप्शन बड़े मुश्किल से उनका पहुंच पाया। दूसरा ये जो मेरा अंगत मानना है, मेरे ख्याल से ये किसी और पे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है पर मैं जो खुद देख रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये शायद लोगों के मन में कहीं ना कहीं होगा, ये कि 18,000 करोड़ का जो आईपीओ आया है उसमें से उसका यूज देखिए आप तो 10,000 करोड़ रुपया प्रमोटर्स जो है अभी एग्जिस्टिंग वो अपने शेयर बेच रहे हैं।
और 8,000 करोड़ रुपया उसके धंधे के लिए, उसके प्लानिंग के लिए, उसका फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है उसके लिए। तो जिस बिजनेस में या जिस आईपीओ में आधे से ज्यादा पैसा जो प्रमोटर ऑलरेडी है अंदर उनके निकलने के लिए हो, तो यदि प्रमोटर इतनी बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई जो मेन आदमी जो इसको चला रहा है, जो इसके पीछे है, जो इसके साथ है, जो अब तक जुड़ा हुआ है, यदि वो एक बड़ी मात्रा में निकल रहा है, छोटा थोड़ा सा निकले कोई मुश्किल नहीं है उसकी कोई रिक्वायरमेंट के, पर यदि 18,000 करोड़ में से मोर देन 50% इज यूज फॉर दैट, मुझे लग रहा है कि शायद ये भी एक कारण हुआ हो कि जो मेन कोर प्रमोटर बड़ी मात्रा में निकल रहे हो, तो उसमें जो नए हमारे इन्वेस्टर्स है वो जाके कितने पैसे कमा लेंगे, क्या सिचुएशन होगी। इसके अलावा तीसरा मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आपने एक एजेंसी का नाम दिया जिन्होंने कहा था कि उसको और 10 साल लगेंगे, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दे हैव फिंगर्स इन टू मैनी पाइज, तो उनका एक कोई चीज नहीं है जिसमें वो लीडर हो और वो डिसरप्टर हो, तो वो काफी जगह उन्होंने अपना अटेंशन फैला लिया है और उसके कारण जो भी उनका एक फोकस डाइल्यूटेड है और फोकस जो है वो बिल्कुल ही पक्का नहीं है, वो भी मैं एक कारण समझ रहा हूँ। अब इसमें जो आज भी जिसको लोग जो ऑप्टिमिस्ट है वो समझते हैं कि भाई इससे क्या हो गया, उसके खुद प्रमोटर कह रहे हैं कि देखिए टेस्ला जब लिस्ट हुई थी तभी भी टैंक हुई थी, अमेजोन जब ऑफर हुआ था तभी भी वो नुकसान कर रहा था। तो मैं कह रहा हूँ वैश्विक कोई भी परिबल हो, हमारे जो रोजी रोटी के देखने वाले हैं वो अपनी छोटी सी सेविंग्स में से कुछ पैसे लगाते हैं और इमीडिएटली लिस्टिंग पे वो निकल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक ये बड़ी दुविधा की बात है और उनके लिए एक बड़ा डैम्पनर है और मैं समझ रहा हूँ कि उनके लिए एक बड़ा डिसरप्शन है क्योंकि उनका भी अपना सेविंग है, उनका प्लान है, वो इस पैसे को कहीं ना कहीं तरीके से अपनी कोई जिंदगी में यूज करने का प्लान कर रहे हैं, वो उनका जो है वो इससे बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है। तो इसीलिए लिस्टिंग पे हमारे यहाँ ज्यादातर लोग निकल जाते हैं और आधे से ऐसे पब्लिक इशू आईपीओ है जिसमें कि लिस्टिंग पे थोड़ा सा प्लस होने के बाद वो कहीं स्टेगनेंट रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर मंशा लोगों की ये रहती है कि जैसे आया लॉटरी निकल गई, अपने पास टिकट आ गई, उसको पहले ही दिन लिस्टिंग पे बेच दो क्योंकि इसके बाद आधे के तो दाम कम या उसके आसपास ही रहते हैं। तो मेन मनी इज टू बी मेड वाइल द लिस्टिंग इज डन और इसीलिए लिस्टिंग के टाइम में हड़बड़ी रहती है हर एक के बेचने की और तब यदि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका एक प्राइसिंग का बड़ा इशू है। देखिए 27-28% यदि प्राइस कम हो रहा है तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हमने इसको कहीं 30% और उससे मैं ज्यादा समझ रहा हूँ 40% इसको हमने ओवर प्राइस किया था, क्योंकि आज लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपने इसमें पैसे लगाए तो आपको 10-20% रिटर्न कहीं होना चाहिए, तो आपको 10% रिटर्न देना और 30% जो नेगेटिव है, तो मैं समझ रहा हूँ 40% यदि कम प्राइस पे इस इश्यू को लाते तो इसका एक अलग प्रभाव रहता और इसका एक अलग एडवांटेज रहता और इसके अलग जो 1 मिलियन अब नए इन्वेस्टर्स हैं उनके आशीर्वाद इस कंपनी को मिलते, इसके प्रमोटर को मिलते और एक उससे इट वुड हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट और आईपीओ का जो अच्छा माहौल चल रहा है उसको सबको मेरे ख्याल से ये कारण से और ये डिसरप्शन से ये सब डिसरप्ट हो गया है, ऐसे मैं समझ रहा हूँ। अब एक सवाल और उठना शुरू हो गया है। सवाल यह है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि पैसा लगाएं कहां और आनंद फानंद में वो इस बात को जज नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं, जो पुराने तरीके से चलते हैं, जो प्रॉफिट उसका मेन मोटो होता है, चीजें प्रोड्यूस होती हैं, मार्केट में आती हैं, सब कुछ होती हैं, बिकती हैं, तो एक पूरा का पूरा एक वेल लेड आउट स्ट्रक्चर है वो और प्रूवन स्ट्रक्चर है ओवर द नॉट डेकेड्स, ओवर द सेंचुरीज रादर, कि वो ऐसा है। अब ये नई एज की कंपनी है और नई एज की कंपनी, कभी कभी मैं भी सोचता हूं बैठ के कि अगर स्पेट ऑफ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशंस आपके सामने आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी ही प्रॉफिट नहीं है, हमारा मॉडल ही अलग है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि एक मतलब ओल्ड हैंड होने के नाते कि मैं इसको एब्जॉर्ब कैसे करूं, कि कैसे कोई कंपनी सिर्फ लॉस के बेस पे एक लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगी, एक लंबे टाइम तक चल पाएगी। अब टाटा 150 साल पुरानी कंपनी है तो उसका कुछ है मार्केट में, उसका एक रुतबा है, उसका प्रोडक्ट है, उसकी फैक्ट्रीज हैं, उसके यहाँ लोग काम करते हैं। और इवन एक पीछे एग्जांपल था ओला जैसा जो डिसरप्टर था एक,
वो भी हार्डकोर बिजनेस में चला गया कि मैं स्कूटर बनाऊंगा, और चेन्नई में स्कूटर बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो उसको भी कहीं लगा कि शायद ये मॉडल चल ना पाए, बाद में फेल होगा, तो लेट मी गो इनटू द ट्रेडिशनल बिजनेस। हम्म, तो मुझे नहीं लगता नयन भाई कि ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन कितना लंबा खींचेगा अल्टीमेटली। मतलब आई ड्रेड दिस सीन एक्चुअली। आई मे बी रॉन्ग एक्चुअली, बट मे बी, आई डोंट नो, यू कैन पुट सम लाइट एटलीस्ट, कीपिंग इन माइंड द इन्वेस्टर्स की सही बात लिक्विडिटी बहुत आपने, है, पैसा बहुत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉन्ग रन में नुकसान करने वाले प्रपोजिशन नहीं चल सकते। देखिए लॉन्ग रन में कोई भी वैल्यूएशन ऐसी चीज का नहीं आ सकता जो कि उसका कहीं प्रॉफिट मेकिंग विजन में ना हो। अब 5-10 साल के बाद, और मैं कह रहा हूँ जितना ये लंबा पीरियड होता है इतना ही विश्वास कम होता जाता है। आप यदि 1-2-3 साल में कमाने वाले हो तो फिर भी आपको बैक करने वाले लोग मिल जाएंगे। आप कहेंगे 10 साल के बाद मेरा विजन है कि मैं कहीं कमाऊंगा, तो आपके पास जो लोग जुड़ेंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। फिर पेंशन फंड या ऐसे कोई लोग ही जुड़ पाएंगे आपके साथ। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉफिट या प्रॉफिट का पूरा आपका विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े टाइम के लिए आप ये कर सकते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉफिट से ज़्यादा आपके जो वैल्यूएशन है वो प्रॉफिट के लिंक्ड होने चाहिए। कहीं आपकी प्रॉफिट बिल्कुल। से बिल्कुल ही लिंक्ड, ऐसे अनलिंक्ड वैल्यूएशन होंगे तो वो कहीं ना कहीं बबल का नाम उसको मिल जी। जाएगा कि भाई ये जी। कब बर्स्ट होगा, आज कल परसों नरसों। और उसमें से जो है वो 30-70 रेशियो की जगह मैं समझ रहा हूँ कि जो लॉस मेकिंग है उसमें कहीं फेलियर का रेशियो 70% हो जाएगा, सक्सेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जी। इसीलिए, और स्पेशली यदि आपके पास कोई प्रॉफिट का विजन नहीं है तो आईपीओ में क्यों जाते हैं? जी। आप कोई ऐसे फोकस्ड इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, ऐसे पेंशन फंड के पास जा सकते हैं, ऐसे कोई एनजीओ के पास, कोई जो जिनके पास कोई फाउंडेशन हो, जिनके पास बड़े पैसे, उनके पैसे आप जरूर ले सकते हैं। क्योंकि जैसे बिल और मेलिंडा फाउंडेशन के पैसे हो, तो वो गेट फाउंडेशन के पैसे ऐसे होते हैं जिसके के लिए रिटर्न नहीं पर एक सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है। वहां आप जाइए आपको करना है तो। पर यदि आप आईपीओ में आते हैं तो मैं समझ रहा हूँ यू आर गोइंग टू पब्लिक एट लार्ज, एंड पब्लिक एट लार्ज would earn that money, not spend it, save it, and that saving is put to you। वो जी। जवाबदारी के साथ पैसा आता है। यदि कोई पी फंड हो, यदि कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए ये एक अपने पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करने वाला मामला हो सकता है कि मैं जी। 4 में कमाऊंगा, 2 में कोई सोशल ऑब्जेक्टिव वाला रखूंगा, जी। और मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक और फिनटेक में जाना चाहता हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें लॉस भी है तो मुझे गवारा है, वो अलग बात है। मैं समझ रहा हूँ आईपीओ में हमको बिल्कुल मन में रखना है कि यदि प्रॉफिट नहीं करेंगे और यदि कमाएंगे नहीं, और हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको या तो डिविडेंड या वैल्यूएशन के रूप में हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मतलब है। और हम जब आईपीओ करते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि एटलीस्ट 20-30% का मार्जिन छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे वैल्यू इसको करिए ताकि एटलीस्ट आपको कहीं जो इन्वेस्टर है उसके लिए आपने कोई 20-30% छोड़ा हो। क्योंकि 10-20% मार्केट कहीं ऊपर नीचे हो गया तो ये जो है वो लोगों की ये जो नेगेटिव गूंज है वो बहुत लंबे टाइम चलती है। आपके पीछे जो आईपीओ मार्केट है वो डिसरप्ट हो गया, आपके पीछे जो जो आईपीओ लेके आने वाले हैं वो सहम गए एकदम कि भाई ये इसका नहीं चला जो कि सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री का आईपीओ था, हमारा क्या हाल होगा। लोगों की मेमोरी में ये बहुत खौफ बहुत टाइम तक चलेगा। क्योंकि एक छोटा सा इशू है, जैसे मैंने कहा भाई आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लीजिए, आप बाकी का कोई बायोटेक कंपनी देख लीजिए, उसमें 40-50% हुए ही है, पर हमने जी। रोजी रोटी में कभी इसके बारे में बात नहीं की। जी। क्योंकि इसमें इतना सारा लार्ज स्केल में लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं था, इतना बड़ा आईपीओ नहीं था। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें कहीं घटना घटती है तो उससे इतना असर नहीं पड़ता है, पर इससे तो पूरा आईपीओ का मार्केट सहम गया है। इससे हम लोगों को अपने आप को एक देखने की जरूरत पड़ गई कि हम किस आईपीओ में डालें। और जी। ऊपर से कहीं एक म्यूचुअल फंड आए हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हम आईपीओ सेंट्रिक म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आईपीओ को भी अब परखना पड़ेगा। हर आईपीओ अच्छा है ऐसा नहीं है। तो आईपीओ हम परखेंगे आपके लिए और हम निकलेंगे, और आईपीओ सेंट्रिक म्यूचुअल फंड्स वुड देन बी अ फ्लेवर ऑफ द डे। क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसे बाकी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं आपकी जगह एंड दे हैव प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, आईपीओ को भी इतना ही प्रोफेशनली देखना जरूरी है क्योंकि वरना 25-30% आपका जा भी सकता है। तो ये जो है वो नए समीकरण है, बदल रहे हैं। आपने जैसे कहा वो डिसरप्टर इज डिसरप्टिंग द मार्केट, और आईपीओ का मार्केट पूरा इससे मेरे ख्याल से हिल गया है। पर आई होप दैट थिंग्स वुड बी बेटर इन फ्यूचर।
एंड हमारे इन्वेस्टर्स है, हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले हैं, वो भी इससे सबक सीखेंगे। उन्होंने किया हो इन्वेस्ट तो उससे सीखेंगे, यदि नहीं किया है तो भी आप इससे सबक सीखिए, क्योंकि कल आप इन्वेस्ट करेंगे तो किसी के अनुभव से, किसी के नुकसान से, किसी के डिसरप्शन से यदि आप सीख लेते हैं तो एटलीस्ट आप मोर इंटेलिजेंट है देन लूजिंग योर ओन मनी। बिल्कुल आपने सही कहा है और ये एक किस्म का रियलिटी बाइट है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आँखें खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर इन्वेस्ट करें। एकदम से झोंक में आके एक भेड़-चाल जो होती है, उसमें आके इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है और इसमें रिस्क फैक्टर हमेशा स्टॉक्स में रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम और जाने से पहले कोई एक आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए 30 सेकंड के अंदर? मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग रोजी-रोटी में, और मैं दिनेश भाई से बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शंस है, उसके बारे में कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा-सा एक इनसाइट्स लाते रहेंगे। और क्रिप्टो किया था, आईपीओ कर रहे हैं, गोल्ड लेंगे, स्टॉक मार्केट लेंगे, और भी जो-जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है या एवेन्यूज़ है, वो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, ताकि ऐसे कार्यक्रम आपको दे पाएँ जिससे कि आप इमीडिएटली अपने अगले वीक में हम लोग दूसरा प्रोग्राम लाए, उसके पहले जो इससे आपने कहीं इनसाइट्स पाई है या कुछ नॉलेज मिला है, उसको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और उसके कारण आपको कोई रोज़ी-रोटी में बरकत हो, आपको कोई 2 पैसे मिलें, उसकी भावना से हम लोग मेरे ख्याल से ऐसे सीरीज़ में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्च्युनिटी और फ्लेवर ऑफ द वीक है, उसको आप तक लाते रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेंगे विदा और हम दुआ करेंगे जब 2022 भी बहुत नज़दीक है इस समय, मुश्किल से 1 महीना रह गया है, तो ये 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो और ख़ास तौर से क्योंकि ये अलग किस्म का साल होगा कोविड से निकल के लेकिन सावधानी छोड़ने का साल नहीं होगा, तो बिल्कुल ही आँखें बंद करके मत रखिएगा क्योंकि दुनिया में कई बार बदलाव किस तेज़ी से होते हैं पता नहीं लग पाता है। उन बदलावों के ऊपर अपनी नज़र रखिएगा और तीखी नज़र रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि झोंक में आके ज़िंदगी भर की आपकी कमाई किसी एक कोने में चली जाए और उसके बाद आप क्या कहते हैं ना तरसते रह जाएँ या पछताना पड़े बाद में आपको, तो ये मत कीजिएगा आप। इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे विदा और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए। तो थैंक यू दर्शक सर। मित्रों बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अगले मुद्दे के साथ, अगले मेहमान के साथ और इसी शो के ऊपर बहुत जल्दी। धन्यवाद आप सबका।